आपको याद होगा कि कक्षा 11 में जब हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो वहां पर हमारा 4 प्रकार के बलों से परिचय होता है, जिनको हम 4 प्राकृतिक मूल बल भी कहते हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, तो विद्युत चुंबकीय बल भी कहा जाता है, दुर्बल नाभिकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के बलों का हमने अध्ययन किया था। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, इसकी गणना के संबंध में हमने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय बल की, तो विद्युत चुंबकीय बल 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम कहते हैं। आवेश क्या है, बिंदु आवेश का क्या तात्पर्य है, उनके बीच में बल किस प्रकार का लगता है, ये हम पिछले सत्रों में चर्चा कर चुके हैं। एक सुलभ पुनरावृत्ति के लिए फिर से हम स्पष्ट कर सकते हैं या हम रिकॉल कर सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इन बलों का परिमाण या इन बलों की जो गणना है वो हम कूलाम के नियम के सहायता से करते हैं। तो कूलाम का जो नियम है उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा अभी मैंने उल्लेख किया कि कूलाम का नियम 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्पष्ट करता है। बिंदु आवेश ऐसे आवेश को कहते हैं कि जिसका, यानी उस आवेशित कण का, जिस पर वो आवेश है, उसका आकार लगभग क्या है, नगण्य हो दूरी के सापेक्ष। मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को मैं R से प्रदर्शित करता हूं, तो ये दूरी इतनी अधिक है इन आवेशों के आकार की तुलना में कि हम आवेशों के आकार को इस दूरी की तुलना में बहुत कम समझ सकते हैं, बहुत कम है, नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाएगा। बिंदु आवेश की अवधारणा को स्पष्ट करते समय ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आवेशित कण का जो आकार है जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा हो। बिंदु आवेश का निर्धारण दूरी के सापेक्ष किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक आवेश या एक बड़ा सा कोई आवेशित चालक है, धातु का एक बड़ा सा गोला है जिसका आकार कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर भी इसका व्यास हो सकता है, 2 मीटर भी इसका व्यास हो सकता है, और इसके तुलना में हमने इससे करीब 10,000 मीटर दूर या 2,000 मीटर या 1,000 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, यानी बहुत अधिक कई गुना दूरी पर कोई दूसरा आवेश रखा है और उसका आकार भी लगभग इतना ही है। तो दिखने में तो ये बहुत बड़े आकार के होंगे, लेकिन चूंकि इनके बीच की जो दूरी है या जिस दूरी के सापेक्ष हम इस आवेश को देख रहे हैं वो दूरी अत्यधिक है इसके अपने आकार की तुलना में। इसलिए इस स्थिति में हम इन आवेशों को बिंदु आवेश ही मानकर चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिंदु आवेश की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी। यानी अगर दूरी के सापेक्ष आवेश के या आवेशित कण के आकार को हम बहुत कम समझ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, तो ऐसे आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो जो कूलाम का जो नियम है, ये नियम ऐसे ही 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल की बात करता है। इस नियम के अनुसार मान लिया एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और दोनों आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हैं और उस दूरी का मान R है। तो
ये जो इनके बीच में लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल होगा, वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो निर्भर करता है इन आवेशों की प्रकृति पर। यदि दोनों सजातीय आवेश हैं, सजातीय का तात्पर्य यानी दोनों यदि धनावेश हैं या दोनों ही ऋणावेश हैं, एक ही प्रकृति के आवेश हैं, तो इनको हम सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेशों के बीच में लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। लेकिन बल जितना भी लगेगा, उस बल का जो परिमाण होगा, उसकी जो मात्रा होगी, वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इन पर आवेशों की जो मात्रा है Q1 और Q2 उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है इनके बीच में लगने वाले वैद्युत चुंबकीय बल की मात्रा। दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं कि ये बल आवेशों के जो बीच की दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F is inversely proportional to R square। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के मामले में भी देखा था। हमें याद होगा कि जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे थे तो F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे दो द्रव्यमान पिंड थे, M1 और M2 द्रव्यमान के, और उनके बीच की दूरी भी हमने R ली थी। तो वहां पर भी हम देख रहे थे उसी नियम से मिलता जुलता ये नियम भी है। वहां द्रव्यमानों का गुणनफल था और यहां हमारे पास आवेशों का गुणनफल है। वहां भी बल जो था वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, और यहां भी बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि बल बिंदुओं के या जिन भी पिंडों की हम बात कर रहे हैं या आवेशों की बात कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो हमने इस नियम के दूसरे चरण में ये देखा कि जो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल है, वो बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों तथ्यों को अगर मिलाकर एक साथ लिख दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका तात्पर्य यह होगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो अनुक्रमानुपाती है, इस चिन्ह को बराबर के चिन्ह से रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित नियतांक का प्रयोग करते हैं। अनुक्रमानुपात का मतलब इस राशि में और इस राशि में एक निश्चित अनुपात है। तो जो आनुपातिक नियतांक है, वो आनुपातिक नियतांक यहाँ पर हम K ले लें, तो इस नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम का नियम का एक प्रारंभिक स्वरूप हमारे पास आ गया। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या है, ये एक आनुपातिक नियतांक है, और प्रयोगों द्वारा इसका जो मान देखा गया, तो इस K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये जो राशि है एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट हम इसको पढ़ते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ये एक नया प्रतीक हमारे बीच में है। अगर ये 0 हटा दिया इसमें से, तो इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 लगा दिया तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट हम इसे कहेंगे। ये नॉट ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये एप्सिलॉन संबंधित है किससे, निर्वात या वायु से।
और एप्सिलॉन नॉट जो अपने आप में पूरी राशि है, यह है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का तात्पर्य एक नियतांक से है जो ये बताता है कि उस माध्यम में आवेश का प्रवाह, या जो अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसने सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान से या एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच में या उस माध्यम के से होकर गुजर सकती हैं, उनमें कितना अवरोध आता है, इन सब बातों पर निर्भर करता है उसकी वैद्युतशीलता का मान। तो एक नियतांक है जो प्रत्येक माध्यम के लिए इसके मान अलग अलग होते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ 4 पाई का गुणा किया तो जो टर्म आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रिप्लेस किया गया के, इससे के को रिप्लेस किया गया, यानी के का मान प्रयोगों के आधार पर ये निकल के आता है। तो हम कूलाम के नियम को इस रूप में फाइनली लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम। स्टेटमेंट एक बार हम फिर से विचार कर सकते हैं, जो लिखा है उसी के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल, डिटेल में कहें तो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे ध्यान रहे कि जब हम बात कर रहे थे न्यूटन के नियम की, गुरुत्वाकर्षण नियम की, तो वहां हमने केवल उसको आकर्षण बल ही कहा था, क्योंकि जो द्रव्यमान पिंड होते हैं, द्रव्यमान पिंडों के बीच में केवल आकर्षण बल लगता है, वहां पे प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। लेकिन आवेशों के मामले में ये बल दोनों प्रकृति का हो सकता है। अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल होगा। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसी नियम को हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो ये था कूलाम का नियम। अभी इस नियम के अध्ययन के दौरान हमारे पास एक नया जो राशि निकल के आई, एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने कहा कि यह है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। इसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये इसका संख्यात्मक मान है। अब इसका नियतांक जो इसका मात्रक है, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसके आधार पर हम इसका देख सकते हैं। अगर हम इस सूत्र में एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो F नीचे चला जाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2, Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर, तो C स्क्वायर। और 4 पाई ये हमारे अचर नियतांक हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होगा। F जो है न्यूटन है, इसका मात्रक बल का, तो अपॉन न्यूटन। और R क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा विद्युतशीलता का मात्रक होता है। यानी एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका जो मान है, संख्यात्मक मान, वो होता है निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता 8.854 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन जब हम कूलाम के नियम के आधार पर गणनाएं करते हैं तो हम एप्सिलॉन नॉट के इस मान को यहां पर सीधा प्रयोग नहीं करते। उसका कारण क्या है कि हमारे पास ये पूरी राशि ही एक नियतांक है। कौन सी राशि, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये हमारे पास पूरा का पूरा एक नियतांक है, और इस नियतांक का पूरा मान ही हम एक साथ गणना कर सकते हैं। 1/4 पाई का मान आपको पता होता है कि 3.14 होता है, और अपसाइलन नॉट का मान हमारे पास क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम गणना करते हैं तो ये बड़ी सरल रूप में निकल के आता है कि इसका मान 9 इंटू 10⁻9 होता है। ये जो के हमारा नियतांक था, इस के का जो पूरा मान है वो आपका 9 इंटू 10⁻9 संख्यात्मक रूप से निकल के आता है। अगर इसके भी हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आप समझ सकते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपसाइलन नॉट कहाँ है, अपसाइलन नॉट हर में है और के अंश में है। बाकी जितनी राशियां हैं 1 और 4 पाई, ये हमारे अचर नियतांक हैं। तो इसका मतलब क्या है, के का जो मात्रक है वो अपसाइलन नॉट के मात्रक का बिल्कुल रिवर्स यानी व्युत्क्रम होगा, इनवर्स होगा। तो हम के का मात्रक लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर अपसाइलन नॉट का मात्रक, इसी का हम इनवर्स कर देंगे तो हमें के का मात्रक आसानी से मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस जो के है यानी पूरा का पूरा 1/4 है, इसका मान 9 गुणा 10⁻9 रखकर आंकिक प्रश्नों में आसानी से गणना कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि कूलाम का नियम क्या है, अपसाइलन नॉट क्या है, अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या है, ये सब हमें इससे स्पष्ट हो चुका होगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरी राशि जिसे हम के से कह रहे थे या के का जो मान हमने रखा था, इसका आंकिक मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर निकल के आता है, ये भी हमें ज्ञात हो चुका है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यम का परावैद्युतांक। अभी हमने चर्चा की परावैद्युतांक को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। कि दो आवेश हमने लिए थे Q1 और Q2, और इनके बीच में हमने ये मान के अभी तक चले कि इनके बीच में या तो निर्वात है या वायु है, और उसके लिए हमने गणना की, और गणना करते समय जो इनके बीच जो माध्यम है यानी निर्वात या वायु, उसी की वैद्युतशीलता का भी हमने प्रयोग किया, जिसको हमने लिया था अपसाइलन नॉट। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। यहां पर मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि वैद्युतशीलता क्या है, एक प्रकार का नियतांक है उस विशेष प्रकार के माध्यम के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए जो वैद्युतशीलता है उसको हमने अपसाइलन नॉट से प्रदर्शित किया। लेकिन अगर किसी स्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात न होकर कोई अन्य विद्युत रोधी पदार्थ भरा हो, जैसे कागज हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, ऐसा हम पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई अन्य का मतलब निर्वात या वायु से अलग कोई अन्य परावैद्युत माध्यम भरा है, तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी, उसको हम अपसाइलन से प्रदर्शित करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि नॉट हमने निर्वात या वायु के प्रतीक के लिए यहाँ पे एक तरह से प्रयोग किया है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अपसाइलन नॉट लिखने का मतलब है कि ये वैद्युतशीलता निर्वात या वायु की है। तो अगर हम कहें कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, यदि माध्यम की वैद्युतशीलता अपसाइलन है और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता
एप्सिलॉन नॉट है। तो इन दोनों का ही जो अनुपात होता है उसे ही हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, वो होगा माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर रहे हैं, और बटे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट। तो K का मान या K का जो सामान्य सूत्र है परावैद्युतांक का, किसी भी माध्यम के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो परावैद्युतांक क्या होता है कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस तरह से हम परावैद्युतांक की परिभाषा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो स्पष्ट है कि ये दोनों जो हैं समान प्रकार की राशियां हैं, और समान प्रकार की भौतिक राशियों का अनुपात जो है वो मात्रकहीन विमाहीन होता है। तो K क्या है, एक विशुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इस परावैद्युतांक में हमने ये देखा कि ये निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता की एक तरह से तुलना प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए परावैद्युतांक को हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता या आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। अब अगर हम एप्सिलॉन का मान यहां पे किसी माध्यम के लिए लें तो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी किसी अन्य माध्यम को अगर हम प्रयोग कर रहे हैं Q1 और Q2 के बीच में, तो कूलाम का नियम इसके लिए क्या बदल जाएगा, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होगा किसी भी माध्यम के लिए कूलाम का नियम, जहां पे K से मल्टीप्लाई हो गया है। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। और अगर हम स्पष्ट रूप से इसकी तुलना करें तो जो निर्वात वायु में था तो ये K का पद यहाँ पे नहीं था। इससे पता लगता है कि निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो ये कूलाम का नियम और परावैद्युतांक, इसको हम दोहरा सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे हम अगले सत्र में। धन्यवाद।